हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीसीएस के लिए मिनी टेस्ट सीरीज नंबर 11। ठीक है, और पूरा पेपर पैटर्न आधारित होगा, तो धैर्य तक लास्ट तक बने रहिए, धैर्य बना के। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। ठीक है, लसिका कोशिका मतलब होता है, अंग्रेजी में अगर कहें तो इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो है किस ठीक है किस में बनता है ये आपको बताना है। लिम्फोसाइट्स, देखिए ऑप्शन दिया है आग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क या तिल्ली। तो जो लसिका कोशिकाएं हैं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। क्या है जो लसिका कणिकाएं हैं कि लिम्फोसाइट्स है, क्या है ये एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और इनका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, प्लीहा यानी कि तिल्ली में। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में स्प्लीन भी कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं। ठीक है, और अस्थि मज्जा में भी होता है, थाइमस ग्रंथि में भी होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नवीनतम यानी कि सबसे नई पर्वत श्रेणी है। देखिए, हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी। तो इसमें जो सबसे नवीनतम है वो है हिमाद्री श्रेणी। क्यों? क्योंकि यह जो है हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय का भाग है। हिमालय क्या है? फोल्डेड माउंटेन है और नवीनतम माउंटेन है, इसलिए जो है हिमाद्री भी नवीनतम श्रेणी होगी। अगर अरावली के बारे में पूछा जाए तो अरावली जो है दुनिया का सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में शुमार है। कौन? वो है अरावली रेंज। और नवीनतम में क्या हो जाएगा? ये हिमाद्री। तो हिमाद्री श्रेणी के बारे में ही पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है कहाँ पे, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? अग्नाशय में, अमाशय में, यकृत में या पित्त में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि यकृत में जो है ये क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बन के क्या होता है, परिवर्तित होकर भंडारित होता है। यकृत क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन बन के आता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करना है, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का शीर्ष निर्यातक कौन राज्य रहा था। ठीक है, जो 2022-23 के आंकड़ा है उसके हिसाब से शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यातक कौन था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि तमिलनाडु जो है शीर्ष पर था। अच्छा, तमिलनाडु के बाद कौन था? देखिए, पहले नंबर पे तमिलनाडु था, दूसरे नंबर पे था आपका उत्तर प्रदेश, ये सेकंड नंबर पे है। तीसरे पे कौन है? तीसरे पे है आपका कर्नाटक। और चौथे पे कौन है? चौथे पे है महाराष्ट्र। और पांचवे पे क्या है? पांचवे पे आपका गुजरात। ठीक है, तो यहां से ध्यान दे लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में सबसे पहले कौन है? तमिलनाडु है, दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे है कर्नाटक, चौथे पे है महाराष्ट्र और पांचवे पे है आपका गुजरात। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अमीबा के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अमीबा विभंजन द्वारा प्रजनन करता है। विभंजन द्वारा प्रजनन करता है यानी कि अपने में विभाजित होकर इससे विभाजित होता है, उस पर करता है क्या?
अपने मतलब कि संख्या को बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है सभी एक कोशिकीय जीव लैंगिक विधियों से जनन करते हैं। बिल्कुल दूसरा क्या है, गलत है। पहला क्या है, सही है। ठीक है, देखिए अमीबा, जैसे ये अमीबा का शेप ये होता है, कहीं वस्तु ये देख लिया खाने वाला तो ये ऐसा शेप बना लेगा। ठीक है, खाने वाला शेप बना के इसको खा लेगा, फिर जो यहाँ से क्या हो जाएगा, विभाजित होकर क्या हो जाएगा, दो टुकड़े में, जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो दो टुकड़े में विभाजित हो जाएगा अमीबा। ठीक है, तो देखिए जितने भी अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसका विखंडन जो है विखंडन द्वारा जनन होता है, यानी कि वो विखंडित होता है। समानतः सभी एक कोशिकीय जीव जो है अलैंगिक होते हैं, यानी कि ये सेक्सुअली जो है ये प्रजनन नहीं करते हैं, विखंडन द्वारा यानी कि विभाजन द्वारा ही जो भी एक कोशिकीय जीव हैं वो अपना प्रजनन करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ये प्रश्न बताना है। ठीक है, और इस पे चूज करना है, निम्नलिखित सही युग्म सम्मिलित करना है। देखिए ऑक्सीटोसिन रक्त स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण करता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हार्मोन है जो स्तन ग्रंथि से दूध का क्या करता है, निःसरण करता है। मेलाटोनिन क्या करता है, निद्रा ग्रंथि है। ठीक है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण करता है, ये बिल्कुल गलत है। गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करता है। गैस्ट्रिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, क्या है ये, एक पेप्टाइड हार्मोन है। कौन, गैस्ट्रिन, जो क्या करता है, जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा अमाशयी अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है। ठीक है, जो भी अमाशय का अम्ल है उसको उद्दीपित करता है, उसको एक्टिवेट करता है। बाकी जो है दोनों ऊपर के एक और दो क्या है, सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन की एक और दो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, सुमेलित करना है इसको, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो संस्था है उसकी स्थापना वर्ष है, तो सेबी की स्थापना हुआ है वो हुआ है 1992 में। सेबी का स्थापना हुआ है 1992 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई का जो हुआ है स्थापना वो हुआ है 1964 में, याद रखना है। ठीक है, सेबी का 1992 में, आईडीबीआई का 1964 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि आईएफसीआई का जो हुआ है वो हुआ है 1948 में। ठीक है, और नाबार्ड का हुआ 1982 में। नाबार्ड का तो सबका पता होगा। तो डी का 3 चूज करिए, डी का 3 एक ही में दिख रहा है। ठीक है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नीचे वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। सेबी 1992 में स्थापित हुआ, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 और नाबार्ड 1982। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे की वृद्धि और उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, कौन से ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, जो क्या नहीं है, पौधे की वृद्धि और उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पौधे और जो भी उनकी वृद्धि और स्वास्थ्य है उसके लिए 8 सूक्ष्म तत्व, 8 जो है सूक्ष्म तत्व क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो है आयरन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान, निकल। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो कि पौधे की वृद्धि और उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन आयोडीन नहीं है, आयोडीन उसमें नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है तो आयोडीन जो है उस तत्व में नहीं है। बाकी आयरन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, बोरान हो गया और निकिल। ठीक है, ये सब जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है 8 तत्व पौधे के विकास और स्वास्थ्य के लिए। आगे बढ़ते हैं,
अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पंचायती राज समिति की जो समितियां हैं उनका वर्ष है, ठीक है, गठन वर्ष, इसको आपको बताना है। तो ठीक है, तो जो जीवीके राव समिति है, जीवीके राव समिति, उसका गठन हुआ है 1985 में। कब हुआ है? 1985 में, ठीक है। अच्छा, बी आर मेहता समिति, उसका गठन कब हुआ है? वो हुआ है 1957 में, ठीक है। अशोक मेहता समिति, ये हुआ है 77-78 में। और संस्थान समिति जो है 1963-64 में हुआ है इसका, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ए का जो है 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 1 और सी का 3 और 4, ठीक है। तो उत्तर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उत्तर ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कैसे भी करके याद कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज समिति से जो भी आता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, हाल ही में संसद द्वारा अधिनियमित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर होगी। ये तो बिल्कुल सही है कि एक चयन समिति होगी जो सिफारिश करेगी निर्वाचन आयुक्त को निर्वाचित करने के लिए, लेकिन करेंगे कौन? राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे, ठीक है। चयन समिति में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे, ठीक है। देखिए ये सब कुछ सही है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लेकिन लोकसभा में के विपक्ष के नेता भी होंगे इसमें, लेकिन जो है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश साहब हैं ये नहीं होंगे। न्यायाधीशों को यहाँ से हटा दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला ही क्या होगा? वो आपका सही होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, उसको गेस करके भी कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें क्या करना है कि जो सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है उसको करना है। तो शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको पता होगा, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में फेमस है, ठीक है। कच्छ वनस्पति कहाँ मिलेंगे? ये सुंदरवन वाले क्षेत्र में मिलेंगे। और पतझड़ वन कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है। इतना याद रखना है। तो ए का हो गया 4, ए का 4 एक ही में दिख रहा है, बी का 2, सी का 1 और 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपका डी आंसर सही हो जाएगा, आपको इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाले न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है। बिल्कुल, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष तक करते हैं, और जो उच्च न्यायालय के होते हैं, ठीक है, वो कब तक करते हैं? वो करते हैं 62 वर्ष तक, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तथा अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तथा अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके हस्ताक्षर लिखित कर सकते हैं। देखिए, इसमें गलत क्या है? मुख्य न्यायाधीश तो राष्ट्रपति को करते हैं, ये तो सही लिखा है, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं वो भी राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा सौंपेंगे, त्यागपत्र सौंपेंगे, न कि मुख्य न्यायाधीश को। जो उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं वो भी राष्ट्रपति महोदय को ही अपना त्यागपत्र क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पहला ही क्या होगा? सही होगा। सही कथन चूज करना है तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अनुच्छेदों में से किस के एक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल यानी कि विचार करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं राज्यपाल, ठीक है, जो भी उनके विधानमंडल में चल रहा है, ठीक है, जो भी पारित किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है?
कि राज्यपाल महोदय जो है विचार करने के लिए राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 200। तो उत्तर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 200 में जो है ये दिया गया है कि राज्यपाल महोदय जो भी विधानमंडल में विधेयक पारित किया गया है उसको राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, विचार करने के लिए आरक्षित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत व्याख्या करता है जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य, जनसंख्या में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय के मध्य। बिल्कुल दूसरा गलत है, ठीक है, पहला सही है। जनसंख्या की वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य जो है माल्थस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आया है, इसको ध्यान रखना है। माल्थस महोदय ये कहते हैं कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है उस हिसाब से हमारी खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। ये इस दोनों में रिलेशन संबंध बताने का काम किया है माल्थस जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, सही है। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय जो है उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति को संविधान पर अतिक्रमण करने पर महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये किसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 61 में, ठीक है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान है, ठीक है, महाभियोग का प्रावधान है जिसके तहत इनको हटाया जा सकता है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत 2021-26 रेतु रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और क्षैतिज अंतरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आयोग द्वारा जनसंख्या और जनसांख्यिकी निष्पादन के क्रमशः 15% और 12.5% भ्रांश दिया गया। सर्वाधिक भ्रांश आय अंतर और न्यूनतम भ्रांश कर और राजकोषीय प्रयास को प्रदान किया गया। क्षेत्रफल तथा वन वनस्पति को क्रमशः 15% और 10% भ्रांश प्रदान किया गया। इसको आपको बताना है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका जो है तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तीनों क्या है, करेक्ट है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा कठिन होते हैं, लेकिन आया है तो इसको करना ही करना है। वर्ष 2023 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2023 में किस कंपनी को, ठीक है, महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, इसको बताना है। तो देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, आयल इंडिया लिमिटेड या रेल विकास निगम लिमिटेड। तो उत्तर जाएगा सी यानी कि आयल इंडिया लिमिटेड को क्या किया गया है, महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में ये आया था, बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 में न आकर कब आया था, 2005 में आया था। और कंपनी अधिनियम जो है 2013 में आया था। तो बिल्कुल कौन सा, ये सी जो है सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, इसको पूछ रहा है, तो 2006 में ना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 में ना आकर कब आया था, 2005 में आया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, ठीक है, कौन सा देश है, ठीक है, FDI में के मामले में कौन सा देश है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस है ऑप्शन में, सिंगापुर है, UAE है, USA है और UAE है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सिंगापुर जो है सर्वाधिक प्रत्यक्ष FDI के मामले में सबसे ऊपर स्थान पे है। इसके बाद दूसरे स्थान पे मॉरिशस है और तीसरे स्थान पे जो है आपका USA है। ये आपको याद रखना है। तो सिंगापुर जो है FDI के मामले में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में 2022-23 में सबसे ऊपर रहा है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से 53वां, ठीक है, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन जो है पाया है? ठीक है, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन पाया है? कमल हसन, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी या माधुरी दीक्षित? तो वहीदा रहमान जी जो है 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात है कि इसमें जो है इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की? तो हुई थी 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अच्छा, अभिनेत्री वहीदा रहमान ने जो है प्रदान किया गया है इस मामले में। ठीक है, 17 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये प्रदान किया। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान इनको मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनके मुख्य जो फिल्म थे प्यासा, कागज के फूल, 14वीं चांद, ये सब थे। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिल चुका है। इनसे पहले जो 52वां पाई हैं वो पाई हैं 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो पाई हैं। देखिए, इनको 53वां मिला है। जो 52वां पाई है वो पाई हैं आशा पारेख जी। ठीक है, आशा पारेख, तो इनको भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, आशा समझ में आ रहा होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें जो है उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहॉक पे जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में एडहॉक पे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 127 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 127 के अनुसार इनकी नियुक्ति की जा सकती है। जबकि संविधान 224 के तहत उच्च न्यायालयों में एडिशनल यानी कि अपर और कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो ये लिख दिया है क्या? उल्टा। ठीक है, उल्टा लिख दिया गया है, तो इसलिए ना तो ए होगा ना ही बी होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बारे में सही है, आपको ये कुट में बताना है। ठीक है, तो भारत क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है? नहीं, गलत है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत हो गया। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% का भाग अधिकृत किए हुए बिल्कुल सही है। यह स्थल मंडल के क्षेत्रफल का 2.7% इंडिया का कब्जा है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय है? बिल्कुल गलत है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय नहीं है। 82 डिग्री और 23 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल क्या है? ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? बिल्कुल ये सही है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है क्या है? मानक समय है हमारे इंडिया के लिए, इसी से हमारा समय जो है क्या होता है? डिसाइड होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। सही कथन कौन सा है? थोड़ा सा ये करंट से क्वेश्चन है सब। ठीक है, एक अद्वितीय वोकल फॉर लोकल पहलों में से एक है जिसे वैश्विक स्तर पर भारत के विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया है। वोकल फॉर लोकल, जो भी लोकल वस्तुएं हैं उनको जो है आपको प्रमोट करना है, वो मेक इन इंडिया के तहत है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन कर देना एवं निवेश के लिए सुगम बनाना, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसके लिए क्या करना है कि विदेशी कंपनियां आए यहाँ पे क्या करें? निर्माण करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, इसके लिए प्रोत्साहित करना और सुगम बनाना है। मेक इन इंडिया में 2.0 में के तहत 27 क्षेत्रों का ध्यान किया गया है, तो बिल्कुल सही है। ये भी क्या है? सही है, उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1 और 2 और 3 27 क्षेत्रों को जो है किया गया है, केंद्रित किया गया है इंडिया मेक इन इंडिया 2.0 के तहत।
भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है, ठीक है। आप बताना कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये पेनिनसुला रीजन है और ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, ठीक है। तो जो भारत की पश्चिमी तटीय मैदान है उसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी भाग को जो है कोंकण तट कहते हैं, यही पूछा गया है। क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। और जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। मालाबार तट कहते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, इस दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस भाग को कहते हैं कोंकण तट, पश्चिमी भाग के दक्षिणी भाग को कहते हैं मालाबार तट, जो पूर्वी भाग है उसके उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी सरकार तट, और दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको सुमेलित करना है आपको, ठीक है। आपको इसको सुमेलित करके इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान है वो कब आया था, वो आया था आपका 2001 में, ठीक है। जो साक्षर भारत मिशन था वो कब आया था, तो 2009 में आया था। साक्षर भारत कब आया था, 2009 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था, तो आया था 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था, तो आया था 1988 में। तो एक ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, बाकी सब मिल गया। बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं, ये उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न है, ठीक है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, ठीक है, प्रदेश बना हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या बना हुआ है, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र क्रमशः आरोही क्रम में उसके नीचे है। तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है किसका स्थान है, महाराष्ट्र का स्थान है जनसंख्या में, उसके बाद बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, आरोही क्रम में है। तो दोनों सही है। लेकिन देखिए एक दूसरे का जो है क्या कर नहीं रहे हैं, कथन और कारण नहीं है, ये दूसरे की जनसंख्या बढ़ाने का कारण नहीं है। तो ये जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए। और दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। बिल्कुल वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कर दीजिए। बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।